हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एटम का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं स्टूडेंट। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बोहर्स फार्मूला फॉर वेवलेंथ, ठीक है, और डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। पीछे हमने आपको बोहर्स पास्चुलेट बताए थे। बोहर्स पास्चुलेट का फार्मूला हमने क्या बताया था स्टूडेंट। थर्ड पास्चुलेट में हमने बताया था कि जब एटम को आउटर सोर्स से एनर्जी दी जाती है, ठीक है, तो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वहां से कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, और वहां 10⁻⁻8 सेकेंड रुककर फिर लौटता है। तो जब वो लौटता है तो दोनों एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है उससे उसके डिफरेंट एनर्जी का फोटान इमिट करता है, ठीक है। तो हम लोग इसी फोटान की वेवलेंथ देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये वेवलेंथ कितनी होती है हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। हम लोग फार्मूला भी देखेंगे और डिजिट में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। हमने अभी कल बताया था स्टूडेंट कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है E इज इक्वल टू माइनस RHC Z² अपॉन N स्क्वायर होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट यानी E1 हो गया, इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट। E1 इज इक्वल टू माइनस RHC Z² अपॉन N1 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हुआ। ऊपर वाले फार्मूले का यूज कर दिया हमने। इसमें R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और N हमारा क्या है, N है हमारी ऑर्बिट का नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 वगैरह, ठीक है। फॉर सेकेंड ऑर्बिट, अब सेकेंड ऑर्बिट में जब देखो स्टूडेंट एनर्जी हुई तो कितनी हुई फॉर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। E2 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस RHC अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, N2 स्क्वायर Z²। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहां से जब रिटर्न होता है इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम E2 टू E1, when electron returns from E2 to E1 यानी E2 से E1 में लौटता है, ठीक है। देन एनर्जी ऑफ फोटॉन, देन एनर्जी ऑफ इमिट फोटॉन, एनर्जी ऑफ इमिट फोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में लौटता है तब फोटान की ऊर्जा तो आप तो जानते हैं कि कितनी होती है, hν होती है। ये होता है E2 माइनस E1। ये किसने बताया, फ्रॉम बोहर्स थर्ड पास्चुलेट। ये कहां से पता चला, फ्रॉम बोहर्स थर्ड पास्चुलेट।
थर्ड पास्टुलेट, ठीक है। ये बोहर के थर्ड पास्टुलेट से पता चला, ठीक है स्टूडेंट, यूज हो गया इसमें। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा एच न्यू है, न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, ये इसी से आ रहा है। आई इज इक्वल टू ई टू हमारा लिखा है, ई टू यहाँ देखिए माइनस क्या आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस हो गए तो आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, प्लस वाला हम आगे कर दें और माइनस वाला उधर कर दे, सब में आर एच सी जेड स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो हम कॉमन कर देते हैं, तो इधर हमारा आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, यहाँ से अलग है, ऊपर हेडिंग है वो एच सी अपॉन लेमडा। इनमें कॉमन क्या क्या आया, इक्वल टू आर एच सी जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, आर एच सी जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, एन वन वाला प्लस है तो इसको आगे हमने कर दिया, तो ये आया 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला आया। अब देखो इधर देखो स्टूडेंट, एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ओके स्टूडेंट, 1 अपॉन लेमडा का फार्मूला आया ये, ठीक है। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हटा देते हैं हम इधर, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1, देन 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू R हुआ 1 अपॉन एन वन स्क्वायर हुआ माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 आया, 3 और 4, 3 जो है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेवलेंथ का फार्मूला है, और 4 जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए वेवलेंथ का फार्मूला है, ठीक है। ये बोहर्स के फार्मूले हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, emission or absorption of energy is not continuous, it is discrete, ठीक है, यानी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कॉन्टिन्यूअस ना होकर डिस्क्रिएट होता है, ठीक है, यानी लगातार ना होकर रुक रुक के होता है। डिस्क्रिएट मतलब विविक्त हुआ, रुक रुक कर हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, फ्रैंक हर्ट्ज ने मरकरी वेपर पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने देखा, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स में नहीं है स्टूडेंट, पर डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल उन्हीं का एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन हुआ इसमें। तो उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट, की डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है वेपर, मरकरी वेपर में इंटर कराए, ठीक है, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मरकरी वेपर में इंटर कराए।
इंटर कराने पर उन्होंने देखा स्टूडेंट कि जो जब तक 4.86 से कम एनर्जी थी, ठीक है, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इमिट इंटर्स इलेक्ट्रॉन, इंटर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज लेस देन 4.86 eV, ठीक है। जब तक एनर्जी जो इंटर कर रहे थे, एक मरकरी वेपर उन्होंने एक चैम्बर में बना दिया और उसमें इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया और निकाला उन्हें, ठीक है, ऐसे इंटर कराया और निकाल लिया ऐसे इधर से। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे थे और इधर निकल रहे थे, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने नंबर्स को मेजर किया उन्होंने। इसमें हम थी मरकरी वेपर थी, ठीक है, Hg था इसमें, मरकरी वेपर थी, ठीक है। अब उन्होंने देखा स्टूडेंट कि जब यहाँ से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे थे उनकी एनर्जी जैसे 4.86 हुई, इधर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिक्रीज हो गया, जो है नंबर डिक्रीज हो गया। तो इससे इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मरकरी के एटम जो है वो 486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब इसका फर्स्ट डिस्क्रिएट लेवल जो होगा वो 486 EV का होगा मरकरी के लिए। ऐसे ही उन्होंने 67 बताए, 80 बताया, लेकिन जब 10.4 EV वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इंटर किए तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इंटर किए तो इधर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर तेजी से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी का एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 10.4 EV को एब्जॉर्ब करके आयनाइज्ड हो गया, ठीक है। तो जब वो आयनाइज्ड हो गया तो उन्होंने उसके आधार पर डिक्लेयर कर दिया कि एटम के जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि एटम जो है फिक्स एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है, और इसका मतलब एटम की जो एनर्जी लेवल होंगे वो डिस्क्रिएट होंगे, ठीक है, फिक्स एनर्जी के होंगे। और मरकरी के लिए उन्होंने जो बताया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 4.86 EV, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 6.67 EV, थर्ड एक्साइटेड स्टेट 8.80 EV और आयनाइज्ड स्टेट 10.4 EV बताया, आयनाइज्ड स्टेट 10.4 EV बताया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, जो 10.4 हुआ तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया, इन्फिनिटी हो गई एक तरह से ये, तो इन्फिनिटी हो गई। तो इसका मतलब ये जो हुआ, ये वोल्टेज जो हुआ, जो एनर्जी इस पर हुई वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि मरकरी की जो एनर्जी लेवल्स होती है वो 4.86, 6.67 EV, 8.80 EV एंड आयोनाइज्ड स्टेट जो होती है 10.4 EV होती है, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एक्साइटेड एनर्जी यानी उत्तेजन ऊर्जा, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय एन एनर्जी बाय विच एन एटम कैन रीच इन एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड एनर्जी। फॉर मरकरी एटम एक्साइटेड एनर्जी इज 4.86 EV, 6.67 EV, ठीक है, एंड 8.80 EV, ठीक है। ये मरकरी एटम के लिए एक्साइटेड एनर्जी है, ठीक है स्टूडेंट। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसी ऊर्जा से उत्तेजित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को
ऐसी ऊर्जा से त्वरित किया जाता है जो किसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था में पहुंचा दे, तो ऐसी ऊर्जा को जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित किया गया है उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और मरकरी के लिए, पारे के लिए, ये Hg के लिए है, ये Hg के लिए ये हमारे जो है उत्तेजन ऊर्जा है 4.86 eV, 6.67 eV, 8.80 eV। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे एक्साइटेड पोटेंशियल। उत्तेजन विभव। अब देखो स्टूडेंट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल बाय विच एन एटम कैन रीच इन एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड पोटेंशियल। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे विभव से उत्तेजित किया जाता है जिससे वह किसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था में पहुंचा सके, तो इलेक्ट्रॉन के विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक है। और उत्तेजन विभव इसके लिए यहां से देखो स्टूडेंट, 4.86 वोल्ट, 6.67 वोल्ट, 8.80 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये मरकरी एटम के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, आयनन ऊर्जा को भी इन्हीं से डिफाइन करते हैं जैसे इनको डिफाइन अभी कर रहे थे। ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय एन एनर्जी, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय एन एनर्जी बाय विच एन एटम कैन आयनाइज्ड is known as फॉर मरकरी एटम। ठीक है, फॉर Hg। ठीक है, मरकरी एटम के लिए ये आयनन ऊर्जा जिसको हम कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो है 10.4 eV है। ठीक है स्टूडेंट, आयनन ऊर्जा को ऐसे हिंदी में परिभाषित करते हैं, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसी ऊर्जा से उत्तेजित किया जाए कि वह किसी परमाणु को, ठीक है, आयनित कर सके, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, आयनन ऊर्जा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसी बेस पर हम लोग फिर आयनन विभव भी पढ़ते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल बाय विच एन एटम, ठीक है, कैन आयनाइज्ड इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे विभव से उत्तेजित किया जाए कि वह किसी परमाणु को आयनित कर सके, तो इलेक्ट्रॉन के विभव को हम लोग आयनन विभव कहते हैं। ठीक है। और ये मरकरी के लिए फॉर Hg ये कितना है, 10.4 वोल्ट।
ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 10.4 वोल्ट है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज हम और आपको बता दें कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? 13.6 eV होती है, ठीक है, -13.6 eV। वी नो दैट, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये नोट पॉइंट में अलग से इसको बना लीजिए, ठीक है। वी नो दैट फॉर हाइड्रोजन एटम ठीक है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके लिए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो होती है माइनस का 13.6 होती है, ईवी होती है। यानी इसके लिए जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी इसकी, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए वो होती है 13.6 ईवी होती है, ठीक है। और इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका जो है, ठीक है स्टूडेंट, वो होता है, इसी से वोल्टेज में लिख दो तो 13.6 वोल्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिट है और हमने कल अभी बताया था कि उसकी एनर्जी -13.6 होती है, तो उसको जीरो करने के लिए इसमें 13 पॉइंट प्लस का चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए है, और ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है हाइड्रोजन के लिए, यानी आयनन ऊर्जा और आयनन विभव है दोनों, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, यानी उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण। देखो स्टूडेंट, इमिशन ट्रांजिशन क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इज इमिटेड, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इमिशन ट्रांजिशन, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में लौटता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं इमिशन ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने मरकरी का वही ट्रांजिशन बताया है, तो हायर एनर्जी लेवल हमने बताए थे 8.80 तक, ठीक है, 8.80 ईवी तक बताया था हमने, ठीक है। उसके ऊपर आयनाइजेशन स्टेट हो गई थी, ठीक है, यानी आयनन स्टेट हो गई थी। तो यहां तक देखो स्टूडेंट, n=4 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n=4 में पहुंच जाए तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन ये होगी कि पहले वो आ सकता है ऊपर से n=4 से n=3 में आ सकता है। फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि n=4 से 2 में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि n=4 से 1 पर आ जाए, ग्राउंड पर आ जाए। यहाँ देखो 4 से 3 पर आए, या 3 से 2 पर आए, या फिर 3 से 1 पर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे आता है, पहले 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, या फिर 2 से 1 में आए, तो इसका मतलब कि अगर ऐसा ट्रांजिशन होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n=4 में पहुंच जाता है, तो उसमें 6 लाइन, ठीक है, पॉसिबल है जो है, और सब लाइन की अलग अलग एनर्जी होगी, सबकी अलग अलग, इसकी अलग एनर्जी होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, 1 के लिए, 2 के लिए एनर्जी अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी, 3 के लिए एनर्जी अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी, 4 के लिए एनर्जी अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी। अगर हम इसको बोहर्स थर्ड पास्टुलेट से देखें स्टूडेंट, तो फ्रॉम बोहर्स थर्ड पास्टुलेट हम लोग क्या देखते हैं? फ्रॉम बोहर्स थर्ड पास्टुलेट
ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट कि एच न्यू इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1 होता है। ओके स्टूडेंट, यानी हम इसको डेल्टा ई लिख सकते हैं और इधर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा ई लिख सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ लगा दिया सिंस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो गया, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेव लेंथ हो गया। यहाँ से लेमडा का फार्मूला आ गया स्टूडेंट, देखिए लेमडा इज इक्वल टू आया एच सी अपॉन डेल्टा ई आया। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इन सब की वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो एच की वैल्यू हम लोग जनरली पढ़ते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन डेल्टा ई तो हमारा जूल में होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और ब्रैकेट में लिख देंगे डेल्टा ई तो रहेगा इन ईवी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसको स्टूडेंट, तो लेमडा की जो वैल्यू आती है 1, ठीक है, वो आती है 12375, ठीक है, इंटू अपॉन हमारा डेल्टा ई इन ईवी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब ये रहेगी डेल्टा ई। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखें कि मान लीजिए यहाँ से ट्रांजिशन होता है, यहाँ से यहाँ तक के लिए देखें हम लोग 4 लाइन जो है उसके लिए देखें, तो उसके लिए एनर्जी कितना होगी जो है, या हम लोग इसके लिए देख लें 4 के लिए 4 से 3 के लिए देख लें, या इससे 0 के लिए, सब के लिए इससे निकल आएगी एनर्जी। पहले देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग 1 के लिए ही देखते हैं। फॉर फर्स्ट लाइन ये 1 है, ठीक है, फॉर फर्स्ट लाइन इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस करिए, डेल्टा ई कितना आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 8.80 माइनस 6.67 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी हो गया 1, नहीं 8 माइनस 6 2 हो गया, ये आ गया हमारा 2.13 ईवी आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से फॉर फर्स्ट लाइन के लिए डेल्टा ई कितना आया, 2.13 ईवी आया। अब हम लोग इसके लिए लेमडा निकाल दें, तो लेमडा इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा ई इन ईवी लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू 2.13 हो गई, 2.13 हो गई। ठीक है, अब इतना हमारा क्या आया, इधर यूनिट एंगस्ट्रॉम लगी हुई इज इक्वल टू आ गया 5810 नियर अबाउट। ठीक है स्टूडेंट, लैम्डा नियर अबाउट कितना आ रहा है, इतना एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ये लैम्डा की वैल्यू आ रही वेवलेंथ इसके लिए। अच्छा, एक और हम दिखा दें आपको 6 7 से लेकर इसके लिए, यानी ये 4 के लिए, 4 लाइन के लिए। ठीक है, तो फॉर 4 लाइन, ठीक, चौथी लाइन के लिए, इसके लिए देखो स्टूडेंट E1 कितना है, तो इससे हो गया डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ देखे 6.67 ईवी, 6.67 ईवी माइनस 4.86 ईवी, माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, 7 माइनस 6 यानी 1 हो गया, ये हो गया 16, 16 माइनस 8 8 हो गया, ये हो गया 1.81 ईवी आ गया। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखो स्टूडेंट, इसके लिए लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई? हमारे जो लेमडा की वैल्यू हो गई वो हो गया, यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट तो 12375 अपॉन 1.81, ठीक है। अब इतना एंगस्ट्रॉम आ गया, 6837 एंगस्ट्रॉम आया। एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें हमें बतानी है स्टूडेंट कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से 4 ऑर्बिट में गया तो नंबर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन कितना होगा। तो एनर्जी ट्रांजिशन यानी ऊर्जा संक्रमण की संख्या पूछ देता है, तो संक्रमण यही गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें है। तो आप ऐसे पहले बना लेंगे एनर्जी लेवल, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे उतारेंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, फिर इसमें, और ऐसे काउंट कर लेंगे नंबर। तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइन बन रही 6 लाइन बन रही। कभी कभी ये लाइन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में गया या 3 से 6 में चला गया तब कितनी लाइन बनी, या 1 से लेकर के 5 में चला गया। तो ये अपना अलग अलग इसी हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन यानी अवशोषण संक्रमण। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये ग्राउंड स्टेट है, और जब एटम कोई एनर्जी रिसीव कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, अगर ये एनर्जी किसी सनलाइट वगैरह में आ रही होगी तो उस लाइट में से ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी इसके द्वारा, ठीक है। तो वो एनर्जी उसमें नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है डार्क लाइन बन जाती है, ठीक है, यानी उस एनर्जी को एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यानी किस एनर्जी को अवशोषित करेगा? इसको करेगा, इसको करेगा, जो जिससे वो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाए। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इतनी एनर्जी पाएगा तभी जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो उतनी एनर्जी पाएगा तभी जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो हाई लेवल में जाने के लिए एटम एनर्जी रिसीव करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब एनर्जी बाय एटम बाय विच इट्स इलेक्ट्रॉन रीच इन हायर स्टेट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, ठीक है। किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का वह अवशोषण जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा में चले जाते हैं, ठीक है, अवशोषण संक्रमण कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन एक भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, ये आप जानते हैं। केवल हायर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादातर जो है ट्रांजिशन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो हमारी वेवलेंथ है ये, ठीक है, जैसे अगर मान लो मरकरी के एटम है, ये मरकरी के एटम पर अगर लाइट को हम उससे पास कराएं तो उसमें ये वेवलेंथ जो होंगी ये इनकी जो एब्जॉर्ब करेगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का, वो वेवलेंथ उसमें नहीं दिखाई पड़ती, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनकी वेवलेंथ अगर हमें निकालनी हो स्टूडेंट, जो एब्जॉर्ब होगी तो वो हम ऐसे यहाँ काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि लेमडा का फार्मूला 12375 अपॉन डेल्टा ई इन ईवी, ठीक है। डेल्टा ई किस में होगा? ईवी, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारे आया तो इसका मतलब अगर हम देखिए 1 से हम देखें तो कौन इसमें एब्सेंट हो जाएगा, कौन सी वेवलेंथ नहीं मिलेगी। अगर हम सनलाइट डालें तो ये वेवलेंथ सनलाइट से मरकरी एटम को पार करते समय उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, 1 नंबर की, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 1 नंबर में निकालिए स्टूडेंट पहले, तो हम लोग डेल फॉर फर्स्ट लाइन, ठीक है, पहली लाइन के लिए जो हमारी ये लाइन बनी हुई है 1 के लिए,
तो 1 के लिए डेल्टा ई कितना आया स्टूडेंट? डेल्टा ई इज इक्वल टू 4.86 माइनस 0, यानी यही आ गया 4.86 ईबी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना ईबी हो जाएगा ये। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लेमडा यहाँ से निकालें तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 12375 अपॉन 4.86 ई। ठीक है, अब इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ईवी में वैल्यू यहाँ में रखनी ही है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2546 एंगस्ट्रॉम आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये लेमडा की वैल्यू हो गई। अब दूसरे के लिए देखें स्टूडेंट, फॉर सेकेंड लाइन के लिए अगर हम देखें, फॉर सेकेंड लाइन, ठीक है, तो सेकेंड लाइन के लिए देखिए डेल्टा ई कितना आएगा, यही आएगा 6.67। तो डेल्टा ई हमारा आ जाएगा 6.67 और ईवी माइनस 0 करना तो यही आएगा -0 में। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू 12375 अपॉन 6.67, इससे लेमडा आ गया 1855 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट, यानी जब लाइट यहाँ से इंटर करेगी, किसी भी मरकरी एटम से पास होगी, तो उसकी ये दोनों वेवलेंथ जो आएंगी या इनकी आगे की वेवलेंथ जो इनमें मैच होगी, उनको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने इन्हीं चार ऑर्बिट से 1 2 3 4 ऑर्बिट से दिखाया, तो एब्जॉर्प्शन में 3 लाइन बन रही है। ठीक, और इमिशन में 6 लाइन बनती है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ ट्रांजिशन इन इमिशन इज मोर देन नंबर ऑफ लाइन ऑफ ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण संक्रमणों की में रेखाओं की संख्या उत्सर्जन संक्रमण की तुलना में कम होगी। उत्सर्जन में अधिक होगी, अवशोषण में कम होगी। ठीक है स्टूडेंट।